बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल एवरीडे नावल विद मन्नत पर खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ पर मिलेंगे आपको मज़े मज़े के नावल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने राय का लाजमी इज़हार करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सुरैया के रवे पर मुंह बसौती वो किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जब लाउंज से आते अली की आवाज़ पर पलटी। अली, नुसरत और निकत कैफ के साथ लाउंज में मौजूद थे। शायद कहीं घूमने जाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। जोई आपी, चलें आप भी, हम कैफ भाई के साथ बाहर जा रहे हैं। जहाँ बाकी लोग उसको देखकर चौंक उठे थे, वहाँ कैफ का स्पाट चेहरा उस पर निगाह पड़ते ही मज़ीद स्पाट हो गया था। सफ़ेद कुर्ता शलवार में हल्की सी बड़ी शेव के साथ वो थका और खफा सा लग रहा था। उसने तीखी नज़रों से कैफ की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए नखोश से अली को जवाब दिया, नहीं तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं। लें, ये क्या बात हुई, मज़ा आएगा ना, चलें, हम सब जा रहे हैं। कैफ भाई, आप कहें ना इन्हें, कितनी बोर हो गई हैं शादी के बाद। अली बज़िद हुआ, मुझसे ज़्यादा पुराना रिश्ता तो तुम लोगों के साथ है। जब तुम लोगों की बात नहीं मान रही है तो मेरी क्या खाक मानेगी। वो रूखा फीका सा लहजा था। नुदरत ने एक नज़र दोनों के तेवर देखे और फिर झट से आगे बढ़ी। जोहा, चलो, मज़ा आएगा, आइसक्रीम खाएंगे, घूम फिर लेंगे। वो जोहा के बाजू पर मखसूस अंदाज में दबाव डाल रही थी और आंखों ही आंखों में जाने के इशारे कर रही थी। जोहा ने कुछ देर उसके इल्तिजा करते चेहरे पर डाली और फिर जबरन सर हिलाते हुए हामी भर ली। हूँ, चलो, सिर्फ तुम जा रही हो इसलिए जा रही हूँ, अंदाज जताने वाला था। और किन अखियों से कैफ के स्पाट चेहरे को की तरफ देखा। अच्छा अच्छा, अब चलो। नुसरत ने हंसते हुए उसका बाजू पकड़ कर खींचा। कैफ ने उचटती निगाह उस पर डाली और गाड़ी की चाबी जेब से निकालता वाले के साथ आगे बढ़ गया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी वो मुसलसल बाहर देख रही थी, जबकि कैफ उससे बेनियाजी बरतता हुआ बाकी सब के साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ था। आइसक्रीम खाने के बाद अब कार एम्पोरियम मॉल में दाखिल हो रही थी। उसने हैरत से कैफ की तरफ देखा। यहाँ क्या करने जा रहे हैं? आंखों को चुनती कि वो बड़े रौब और हक से सवाल कर रही थी, जबकि कैफ उसकी हर बात की तरह इस बात को भी अनसुना करता हुआ सीट बेल्ट खोल रहा था। सब लोग गाड़ी से उतर रहे थे। वो भी कैफ के जवाब ना देने पर गुस्से से उसे घूरते हुए नीचे उतरी। पहले पहल तो वो यही सोच समझी थी कि वो यहाँ भी सिर्फ घूमने फिरने के गर्ज से आए हैं, लेकिन जब अली को प्ले स्टेशन खरीदते देख और फिर कैफ को अपना कार्ड निकालते देखा तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी। तुम्हारा दिमाग ठीक है अली, ये इतनी महंगी गेम वापस रखो फ़ौरन। उसका अंदाज टपटने वाला था। अली ने मुंह बिगाड़ कर मुलतजी निगाह कैफ की तरफ डाली। कोई ज़रूरत नहीं है वापस रखने की अली, चलो काउंटर पर। कैफ ने सहमे से अली की तरफ देखकर पुरस्कून लहजे में उसे काउंटर पर जाने का हुक्म दिया, तो वो दांत पीसती हुई कैफ की तरफ मुड़ी। पूछ सकती हूँ ये क्या तमाशा है? तमाशा क्या? मेरा छोटा भाई है, मेरा जो दिल चाहे उसे लेकर दूंगा, कैफ ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। जबकि चेहरे के तासरात स्पाट ही थे। नहीं, इतना महंगा तोहफा देने की कतई ज़रूरत नहीं, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। कैफ ने हद दर्जा बेमुरफ्ती से जवाब दिया और उसे हक्का बक्का छोड़कर खुद काउंटर की तरफ बढ़ गया। अली की खुशी की इंतहा नहीं थी। कैफ प्ले स्टेशन के पैसे देने के बाद अब निकत के पास खड़ा था। निकत, आपको क्या पसंद आया? कुछ नहीं भाई, निकत ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाकर नफ़ी में सर हिलाया। चलो, आपको और नुसरत को सूट ले देता हूँ, कैफ ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ भरे लहजे में पेशकश की। अरे नहीं कैफ भाई, नुसरत हड़बड़ाकर तरद्दुद करते हुए आगे हुई। बस चलो चुपचाप बस चुप चलो मेरे साथ। तो हुक्माना अंदाज में नुसरत को घूरता वो आगे बढ़ा, तो वो चोर सी निगाह मुंह फुलाए खड़ी जोहा पर डालकर कैफ के पीछे चल पड़ी। अब सब उसकी तकलीद में ख़वातीन के कपड़ों की दुकान में दाखिल हो रहे थे। नुसरत बार बार उसे देखकर आंखों में इशारे कर रही थी कि कैफ को मना करो, इतनी महंगी दुकान है। वो कैफ को कैसे मना करती, वो तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। नुसरत और निकत कुछ देर की झकझक के बाद खुशी खुशी कपड़े पसंद करने में लग गई थी। जानबूझकर सबके सामने नंबर बढ़ा रहा है, वो बदमज़गी से मुंह चढ़ाकर इर्द गिर्द देखने लगी। जब निगाह खूबसूरत जर्द जोड़े पर जा टिकी, इंतहाई हसीन जोड़ा था और ये गहरा जर्द रंग तो वैसे भी उसकी कमज़ोरी थी। वो यूं ही मबूज सी जोड़े को उलट पलट कर देख रही थी जब अकब से कैफ की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें कुछ पसंद आया?
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। एकदम से जोड़े को छोड़कर वो नरवट्ठेपन से कहती हुई पीछे हुई। कैफ ने संजीदगी से जोड़े की तरफ देखा, जिसको कुछ देर पहले वो इंतहाई दिलचस्पी से देख रही थी। फिर पास खड़े लड़के को आवाज़ लगी, बात सुने, मैम को कौन सा साइज़ आएगा? सर, उनको मीडियम आ जाएगा, 12 नंबर। लड़के ने पुरसोच अंदाज में लब भींचे जवाब दिया, जबकि वो सटपटा कर अब कैफ को घूर रही थी। गुड, इस ड्रेस में मीडियम साइज़ पैक कर दें। जी सर। लड़का पेशेवराना अंदाज में मुस्कुरा तो आगे बढ़ा, तो वो सुलग कर कैफ के सामने, मैंने कहा ना मुझे नहीं लेना। तुम्हें नहीं लेना होगा, लेकिन मुझे अपनी बीवी को लेकर देना है, इसलिए अब चुप। बड़े रौब और संजीदगी से जवाब देता वो आराम से काउंटर की जानिब जा रहा था। काउंटर पर सिर्फ इन तीनों के नहीं, बल्कि घर के बाकी अफराद के लिए भी गिफ्ट्स थे। सबका जोड़ा सबसे महंगा था उसका जोड़ा सबसे महंगा था। घर में सब लोग कैफ की गिफ्ट्स पर चहक रहे थे। सुरैया और आफ्ताब को तो बस नहीं चल रहा था कि अपने दामाद को सर आंखों पर बिठा लें। वो जो जोड़ा लेते हुए नखरे कर रही थी, अब वापसी पर वही जोड़ा पहने खड़ी थी। जैसी खामोशी इन दोनों के दरमियान लाहौर से इस्लामाबाद तक के सफ़र के दौरान हाइल थी, वैसे ही गहरी खामोशी अब कमरे में भी हाइल थी। सुबह 4 बजे कैफ की जर्मनी के लिए प्रवास थी, और वो रात के 10 बजे उसकी तैयारियों में मगन था। हद दर्जा स्पार्ट तासरात लिए अपना बैग पैक करता वो इसे मुकम्मल बेनियाजी बरत रहा था, और वो भी किसी भी किस्म की कोई परवाह किए बिना बड़े मज़े से अपनी जगह पर टांग जमाए लेटी मोबाइल में मसरूफ़ थी। वो यूं ही मोबाइल में मगन थी जब कैफ ने उसके पास आकर क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। जुहा ने मोबाइल से निगाह उठाए कार्ड की तरफ देखा और फिर मसनूई हैरत जाहिर की। ये क्या है? कार्ड है तो इसका मैं क्या करूँगी? बेमुरफ्ती से पूछा। तुम्हारे लिए ही सेपरेट अकाउंट खुलवाया है, कैफ ने नरमी से जवाब दिया। वो इस वक्त बाकी दिनों की निस्बत खाफा नहीं लग रहा था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ज़रूरत होगी तो आंटी अंकल से पैसे ले लूँगी। जोहा ने बेरुखी से उसकी पेशकश मुस्तरद की और फिर निगाह फिर से मोबाइल स्क्रीन पर जमा दी। तुम्हें अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे अखराजात के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भेजूँगा। मुलायम लहजे में वजाहत दी। अब की बार जोहा ने हद दर्जा बेइतनाई बरतते हुए मोबाइल पर निगाह जमाए रखी। वो चंद सेकंड जो ही कार्ड उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा, फिर कार्ड को बेड की तरफ मेज़ पर रख दिया। ये रखा है, संभाल लेना, मुतवाज़न लहजे में कहा, और ख़ुद खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। वो कुछ देर कार्ड को घूरते रहे, फिर बेनियाज से कार्ड उठाकर मेज़ के दराज में फेंक दिया। नहीं यार, बार बार अपनी सफाइयाँ देता मैं और झूठा लग रहा हूँ। अब बस कोई सफाई नहीं देनी मुझे। कैफ ने उदास सूरत बनाकर अपने फैसले से आगाह किया और टेरेस के रेलिंग से पुश्त जोड़ दी। वो इस वक्त फ़ोन कान से लगाए दूसरी तरफ मौजूद जैन से गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, सही कह रहा है, मगर ये गलत है यार, तू ऐसे नाराज़ होकर मत जा। मतलब भाभी अगर नहीं भी बुलाती, कम अज़ कम तू ऐसे मत जा। मियाँ बीवी की नाराज़गी अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, बस चुप हो गया हूँ। उसे मुझ पर 1% भी यकीन नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊँ? मैंने कभी राबिया से मोहब्बत नहीं की थी। फीकी सी मुस्कुराहट सजाए वो इंतहाई कर्ब में वज़ाहत दे रहा था। यकीन नहीं दिलाना मत दिला, लेकिन ऐसे चुप होकर भी ना जा। प्यार से मिलकर जा, इंशाल्लाह सब बदगुमानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर भाभी ने एतराफ़ कर लिया है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, तो यकीनन अब भी कहीं ना कहीं वो मोहब्बत बाकी है। बस बदगुमानी के बादल जटने की देर है। जैन हमेशा की तरह पुरखरूस लहजे में समझा रहा था। ठीक कहा, दुआ करना तुम भी सब ठीक हो जाए। ऐसे उसे अकल आ जाए और यकीन हो कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बहुत दुआएं तुम्हारे लिए जान मेरी। खुशी खुशी जा। जैन ने पुरजोश लहजे में दुआ दी। आह, खुशी, ये खुशी कहाँ से लाऊं? कैफ ने अफसरदा लहजे में कहते हुए ठंडी आह भरी खारिज की थी। क्या बात कर रहा है? अल्लाह ने तेरी मोहब्बत को तेरी किस्मत बना दिया। अभी भी शिकवा कर रहा है? वो नाराज़ है, दूर है या बदगुमा है, लेकिन है सिर्फ तेरी। अब जैन अब झाड़ने के अंदाज में समझा रहा था, और वो यूं ही गैर मरई नुक्ते पर अफसरदा निगाह जमाए गुमसुम खड़ा था। जैन से बात करने के बाद जब वो कमरे में वापस आया, तो जोहा हमेशा की तरह बेफिक्री से गहरी नींद में थी। अलबत्ता हाथ में मोबाइल हनोज मौजूद था। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा, जब दिल ही लगा बैठे अनाज उठाना है, 100 बार भी वो रूठे घर 100 बार मनाना है। कैफ आहिस्तगी से झुका और नरमी से उसके हाथ से मोबाइल निकाल कर एक तरफ रख दिया। घड़ी की सुइयां 2 बजे का वक्त बता रही थी। अब बस उसे अब तैयार होकर निकलना था। मैरून जर्सी के नीचे सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स जेब तन किए वो अब सिंगार मेज के सामने खड़ा कंघी कर रहा था, जबकि निगाह बार बार
शीशे से मुनक्किस होते उसके अक्स पर जा रही थी, जो बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। और उसका दिल था जो हर गुजरते पल के साथ बोझल हो रहा था। जो जलवा गाहे यार है वो दिल यही तो है, हम जिस जगह हैं हुस्न की मंजिल यही तो है। खुद को ना देखना है तुझे देखने की शर्त, जो दरमियान हिजाब है हाय यही तो है। हर जर्रा दिल फरेब है, हर जलवा जानवाज, हर गाम पे गुमा है कि मंजिल यही तो है। हल्की सी एक मौज तबस्सुम में बह गया, जो बहरे बेकिनार है, जो बहरे बेकिनार था वो दिल यही तो है। अब हर अदाए हुस्न पे होता है ये गुमान, जो लूट ले गई मेरा दिल यही तो है। दिल मुझसे कह रहा है तेरे दिल की बात भी, आईना आईने के मुकाबिल यही तो है। दोनों जहां को तेरी मोहब्बत में बोलना, एक बात याद रखने के काबिल यही तो है। ऐ दोस्तों जहन को पहचानता हूँ मैं, ऐ दोस्तों जहन को पहचानता हूँ मैं, सबसे अलग जो सब में है शामिल यही तो है। वो बेड के किनारे उसके सर पर खड़ा था, लगातार टकटकी बांधे उसे देखते हुए 10 मिनट गुजर चुके थे। मोबाइल पर जैन के पैगाम की घंटी बजी। उसने दुआ के सरापे पर निगाह उठाकर एक अफसुर्दा निगाह मोबाइल की स्क्रीन पर डाली। जैन तैयार था, उसे बाहर बुला रहा था। इन्हें अब हवाई अड्डे के लिए निकलना था। इसने मोबाइल की जेब में रखा इसने उसने मोबाइल को जेब में रखा और फिर आहिस्ते से झुककर जोहा का कंधा हिलाया। सुनो, उठो। कैफ के कंधे हिलाने पर वो किसमिसाई। किलिसमंदी से नींद से बोझल आंखें खोलकर उसे देखा और फिर चंद सेकंड के बाद मुकम्मल हवासों में थी। मैं जा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी ही सही, उठकर बाहर चलो मेरे साथ। कैफ के लहजे में दर्द साफ वाज़ेह था, उसका उदास और उतरा हुआ कर्ब से हल्का जर्द पड़ रहा था। जोहा ने आहिस्ता आवाज़ में हुंकारा भरा और उठ बैठी। पास रखे दुपट्टे को खींच कर गले में डाला और बेड से उठकर जैसे ही खड़ी हुई, कैफ ने एकदम से अपनी बाहों में भर लिया। वो इस अचानक अमल पर सटपटा गई। वो उसे खुद से भींचे उसकी गर्दन पर चेहरा टिकाए कान में सरगोशी कर रहा था। नहीं जानता तुम्हें कब और कैसे मेरी मोहब्बत पर यकीन होगा, लेकिन मैं तुम्हें हर पल दिलो जान से चाहता रहूँगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जोहा आफ्ताब मेरे निकाह में है, सिर्फ मेरी है। उसकी गर्म सांसों के साथ उभरती बाज गश्त कान की लो तक जला रही थी। वो इस लम्हे में साकिन खड़ी थी। एक अजीब एहसास था, यूं जैसे वक्त ना था सिर्फ थम गया हो बल्कि सिमट गया हो। वो उसे ना तो दूर हटा सकी ना झटक सकी, बस इसमें से उठती सूंधी खुशबू जिस्म में सैर करती हुई महसूस होने लगी थी। अबू के बाद ये दूसरा इंसान था जिसकी खुशबू और लमस उसे यूं मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। चंद सेकंड के बाद कैफ आहिस्तगी से अलग हुआ और फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर माथे पर लब रख दिए। रूह तक सिमटने का एहसास था। वो ऐसे साकिन थी जैसे कोई बुत हो। उसका लम्स एक अजीब मोहब्बत और अपनायत भरा एहसास दे रहा था। चंद सेकंड के बाद कैफ एकदम से अलग हुआ और फिर उसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी बेजान गुड़िया की मानिंद उसके संग बाहर आई थी। दिमाग साइंस कर रहा था, पेशानी अभी भी उसके लम्स को महसूस कर रही थी, वजूद से अभी भी उसकी महक उठ रही थी। बाहर सब घर वाले कैफ के मुंतजिर थे। कैफ था हनूज उसका हाथ थामे सबसे मिल रहा था। दादी का रोना, शुमाइला की नम आंखें, अदन और हरम के उदास चेहरे, सबको बारी बारी एक तरफ से गले लगा लगा कर मिल रहा था। और फिर उसके हाथ को नरमी से छोड़कर उसके गाल थपथपाकर जैन के साथ बाहर निकल गया। वो यूं ही हवास बाख्ता सी खड़ी थी जब शुमाइला उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। सब उसकी हैरत को, उसकी उदासी समझ रहे थे। वक्त पर लगाकर गुजरने लगा था। कैफ को जर्मनी गए 2 माह गुजर चुके थे। वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एमफिल स्टार्ट कर चुकी थी। कैफ के घर वाले उस पर जान छिड़कते थे। यूनिवर्सिटी फिर घर के काम में बहुत मसरूफ़ हो गई थी। घर में दिल बहुत जल्दी लग गया था। कैफ हफ्ते में 2-3 बार सब घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था और वो भी सबके साथ बैठकर सरसरी गुफ्तगू कर लेती थी, लेकिन उसके पर्सनल पैगामात का जवाब इसी तरह रूखे अंदाज में ही देती थी। वो अब उसे पैगाम भेजना और कॉल करना बंद कर चुका था। अब काफ़ी दिन बाद मौसम अच्छा होने पर वो अदन और हरम के साथ बाहर घूमने आई थी। खाने का आर्डर देने के बाद वो अकेली रेस्ट रूम में आई थी जब किसी जानी पहचानी बाज गश्त ने कदम रोक दिए। अरे जोहा! वो शहनासाई की लकीर माथे पर खींचते पलटी थी। रेस्ट रूम के बेबी सिटर पर एक बच्चे को लिटाए पास खड़ी
لڑکی رابعہ تھی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ تم زحا ہی ہو نا؟ واٹ اے سرپرائز! کیسی ہو یار؟ وہ پرجوش لہجے میں آگے بڑھی اور گرم جوشی سے بغل گیر ہوئی۔ زحا سکتے میں آ چکی تھی اور کافی بدل چکی تھی۔ فر بھی مائل جسامت اور حلیے سے بے حد امارت ٹپک رہی تھی۔ برینڈ چوڑا میک اپ سے اٹا چہرہ اور رنگے ہوئے بال، وہ کافی خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ زحا نے جبراً مسکرا کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اچانک دل کیا اسے کندھے سے تھام کر پوچھے کہ سچ بتاؤ، کیف تم سے محبت کرتا تھا؟ عجیب سی جلن کا احساس تن بدن میں سرایت کرنے لگا۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، تم یہاں اسلام آباد؟ اس کے سوال پر ایک سیکنڈ کے لیے وہ بالکل چپ ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے ذہن نے 180 کی رفتار پر کام کیا۔ ہاں، وہ ایک شادی پر آئی تھی۔ جھوٹی مسکان سے جھوٹ بولا۔ اوہ اچھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایک آئیبرو اچکائے بڑے جتانے والے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اور تمہاری؟ زحا نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بے وقوفانہ سوال کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یس آف کورس یار، یہ میرا بیٹا ہے۔ سی وہ جھٹ سے اپنے گول مٹول بیٹے کو فخر سے اٹھا کر دکھانے لگی۔ ماشاءاللہ، پھر کیف سے ہوئی شادی تمہاری؟ زحا نے بچے کے گال تھام کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک دم سے ہوائیں اڑ گئیں۔ نہیں، کیف سے نہیں، احمد ہے میرے ہسبینڈ کا نام۔ دور کے جاننے والے ہیں، ہم تو یہاں گھومنے آئے تھے، ویسے کینیڈا ہوتے ہیں ہم۔ وہ گڑبڑائی، پھر آواز کو کم کرتے ہوئے بڑے مغرور لہجے میں وضاحت دی۔ اوہ اچھا، لیکن کیف سے کیوں نہیں ہوئی شادی؟ میرا مطلب ہے تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے نا؟ زحا نے بھویں اچکا کر معصومیت سے سوال کیا۔ وہ گھبرا کر آگے ہوئی۔ آہستہ یار، میری ساس بھی ساتھ ہے۔ اس نے سہم کر واش روم کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زحا نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ کیف تو ایک نمبر کا کمینہ تھا۔ اس کے ساتھ ریلیشن تو بہت جلد ختم ہو گیا تھا اور شکر ہی ہے ختم ہوا۔ میں نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا، وہ نخوت سے ناک چڑھائے وضاحت دے رہی تھی۔ زحا نے بڑی اداکاری سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اب تذبذب میں بار بار واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ دراصل زحا نے پھر بات شروع ہی کی تھی کہ اس کی ساس واش روم سے باہر نکلتی نظر آئی۔ رابعہ نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ اچھا، مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ کبھی گپ شپ ہی کرتا ہے انسان، فیس بک سے تو تم ایسے غائب ہوئی۔ زحا نے جھٹ سے موضوع بدل کر نمبر مانگا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ قسمت یہ موقع کسی وجہ سے ہی بخشا تھا اور اسے اب اس موقع کا بہت عقل مندی سے اور سوچ سمجھ کر فائدہ اٹھانا تھا۔ اوہ یار، وہ فیس بک اور نمبر شادی کے بعد تبدیل کر لیا تھا۔ تم نیو لے لو نا میرا نمبر، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں شور دو۔ زحا نے فوراً اس بات میں ہلایا اور پھر کندھے پر لٹکتے پرس میں سے موبائل نکالا۔ لکھو۔ اپنا نمبر لکھوانے کے بعد وہ بڑی اپنائیت سے زحا کے گلے لگی۔ چلو پھر بات ہوتی ہے ہاں؟ زحا نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اپنی ساس اور بچے کے ساتھ ریسٹ روم سے باہر جا چکی تھی، جبکہ زحا تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔